हेलो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड पीसीएस के 2024 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। 2024 का प्रश्न पत्र है, इसके पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं और आगे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ये भी ध्यान करेंगे। पहला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा की बात करते हैं। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? सिक्किम और चीन, अरुणाचल प्रदेश और चीन, उत्तराखंड और चीन, हिमाचल प्रदेश और चीन। देख, मैकमोहन रेखा की बात करो 1914 में, जब 1914 की बात करते हैं, मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला सम्मेलन जब हुआ था 1914 में शिमला सम्मेलन में, तब इसकी बात की गई थी। मैकमोहन रेखा का ब्रिटिश भारत और चीन के पास, चीन उस समय तिब्बत था, तिब्बत के बीच में सीमा निर्धारित की गई थी। उसका नाम था मैकमोहन रेखा, 1914 याद रखना। तब बात करते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश और चीन के साथ था। अरुणाचल प्रदेश और चीन के साथ था। और जो LAC है, LAC लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 1962 का जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, चीन वॉर, जो 1962 का चीन के साथ युद्ध हुआ था, ये जो है आपके लद्दाख वाले क्षेत्र में, जिसमें आपका सियाचिन ग्लेशियर भी आ जाएगा, सियाचिन वाला क्षेत्र भी आ जाएगा, उसके बाद अक्साई चीन वाला क्षेत्र आ जाएगा, और भाई सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सब आते हैं। परंतु जो मैकमोहन रेखा इम्पोर्टेंट है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ है। एटोल का आकार की बात करते हैं। एटोल का आकार, एटोल कुछ नहीं होता जब समुद्र के अंदर का कोई क्षेत्र है, समुद्र इस प्रकार, ये कोई समुद्र है, बड़ा जल स्रोत है, समुद्र के अंदर कोई क्षेत्र, कुछ इस प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ हो, जब इस प्रकार कोई प्रवाल भित्तियाँ हो, तो प्रवाल भित्तियाँ, ये प्रवाल भित्तियाँ हैं, और बीच में ये लैगून वाटर है, छिछला वाटर है, कम गहरा है, तो ये इसका जो वाटर होता है खारा होता है, ऐसा बोलते हैं लैगून, खारा होता है। और जो ये प्रवाल भित्तियाँ होती है, कुछ प्रवाल यहाँ से कैल्शियम के बने होते हैं, प्रवाल भित्तियाँ चारों ओर, इसके अंदर कैल्शियम होता है। इसका आकार जो होता है अंगूठी का आकार का होता है, या फिर घोड़े की नाल का आकार का गोल होता है। जो सूर्य का चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है, सूर्य के सबसे अंदर होता है कोर, उसके बाद आता है रेडियो एक्टिव जोन, उसके बाद आता है आपका कन्वेंशन जोन, उसके बाद आता है आपका फोटोस्फेयर, उसके बाद आता है क्रोमोस्फेयर के बाद कोरोना आता है। जो फोटोस्फेयर होता है, फोटोस्फेयर पे आपके सन स्पॉट होते हैं, तो फोटोस्फेयर अधिक चमकीला होता है। एपिरोजेनिक फोर्स क्या होता है? एपिरोजेनिक फोर्स की बात करते हैं। एपिरोजेनिक फोर्स जो होता है, जो पृथ्वी के, एंडोजेनिक फोर्स आप समझ लो, एंडोजेनिक फोर्स आपकी बात बन जाएगी। एपिरोजेनिक फोर्स जो पृथ्वी के अंदर धरातल का लंबवत संचालन करते हैं, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के उत्तल अवतरण और अवतरण, नीचे धंसना, उत्तल ऊपर उठना, पर्वत का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना। सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर से बहने वाले शुष्क पवन है। इसमें आपको 3-4 चीज़ें पता चल गई। नंबर 1, शुष्क पवन पता चल गया आपको, इसमें शुष्क पवन की आपको इसमें बात होगी। इनसे प्रश्न निकल जाएगा, शुष्क पवन। और दूसरा है आपका सहारा मरुस्थल। शुष्क पवन मिस्टर, ये तो ठंडी है, ठंडी जलधारा है, ठंडी हवाएं हैं ये मिस्टर। ये कहाँ से चलती है? राइन घाटी में। राइन घाटी कहाँ से है? ये फ्रांस में पड़ती है, राइन घाटी, फ्रांस। तो ये तो ठंडी है। बोरा, ये भी ठंडी है। सिरोको, ये गर्म है, परंतु इसकी दिशा तो भूमध्य सागर की ओर नहीं होती, इसकी दिशा इस प्रकार होती है, भूमध्य सागर की ओर होती है। सिरोको की दिशा तो ये नहीं होगी, इसकी दिशा ये बता रहा ना कि पूर्व से पश्चिम की, उत्तर पूर्व से था, इस हरमट्टा इसकी दिशा जो होती है इस प्रकार होती है, गिनी की खाड़ी की साइड पर होती है। लटकती घाटी स्थलाकृति निम्न में से किस भू आकृति प्रक्रिया से संबंधित है? लटकती घाटी हिमनद स्खलन से, हिमनद अपर्दन से, ठीक है। जो वायु है, वायु के अपर्दन से आपका बरखान, लोएस, मशरूम बर्क, इस प्रकार की चट्टानें बनती है, समुद्र सी के वो बनते हैं, और बहते हुए जल से गहरे गोर्जीवी कैनियन आकार की बनती है, इसलिए इसका उत्तर है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन वो होते हैं जो
अब गर्मी के मौसम में अपने पत्ते झाड़ देते हैं, पत्ते नीचे गिरा देते हैं, जिसके कारण उनके अंदर जो उपस्थित जल होता है वो अधिक वाष्पीकृत नहीं हो पाता। उन क्षेत्रों में होते जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर की बात होती है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा चाहिए, इसलिए ये तो गलत है। हिमालय की तलहटी आपको पता होगा, हिमालय में ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, फिर लघु हिमालय, लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के बाद तराई वाला क्षेत्र आएगा था। हिमालय की तलहटी की बात करो, शिवालिक को हिमालय मान लिया तो तलहटी तराई वाली आ जाएगी। तराई वाले क्षेत्र में अनियमित चौड़ी पट्टी पाई जाती है इसकी शुष्क पर्णपाती वनों की, तो ये तो गलत है, क्योंकि शुष्क पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं चौड़ी पट्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र होगा, और झारखंड वाला क्षेत्र इसमें पाए जाते हैं, उड़ीसा वाला क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए भाई ये भी गलत है, इसलिए ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 8 में देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? गोदावरी सबको पता होगा, इसका गोदावरी की लेंथ लगभग 1465 है, इसकी 1320 है, इसकी 1313 किलोमीटर के आसपास है। और सबसे गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और कावेरी को दक्षिण की दक्षिण वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को दक्षिण गंगा कावेरी को कहा जाता है, ध्यान रखना है। सबसे अधिक दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है, ये भी ध्यान रखना। लेटराइट मृदा की बात करते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है बताना। सबसे पहली बात आपको देखना है कि लेटराइट मृदा कहाँ पर जहाँ तापमान अधिक होता है और वर्षा अधिक होती है। जब तापमान अधिक होगा वर्षा अधिक होगी, तापमान का मतलब है कि रिएक्शन तेज हो जाएगी, विखंडन तेज हो जाएगा। वर्षा अधिक होने का मतलब है कुछ खनिज तो मृदा की निचली परतों में चले जाएंगे और कुछ लीचिंग की प्रॉपर्टी से ऊपर उठ जाएंगे, तो इसमें चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है, तो सही है, इसका बताना गलत है। अच्छा निर्माण सामग्री प्रदान करती है, अच्छी निर्माण सामग्री, क्योंकि ये निर्माण सामग्री के लिए ही जानी जाती है, इससे ईंटें वगैरह बनती है, ईंटें और भवन निर्माण की सामग्री से बनती है। भवन निर्माण ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, भवन निर्माण सामग्री से प्राप्त होती है, ठीक है। फिर निक्षरण प्रक्रिया से प्रभावित होती है, भी सही है। इसके बाद इसमें नमी, पोषक और चिकनी मृदा के कारण क्ले फैक्टर होती है। मेरे भाइयों, काली मृदा की प्रॉपर्टी है, ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टी है, BLAC के ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टी है ये, इसलिए ये गलत है, ये सही है इसका। बात करते हैं गंगा का मैदान व असम गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपार प्रतिरूप पाया जाता है? अपार प्रतिरूप पाया जाता है जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा और अनेक सहायक नदियों की विशेषता है। देखिए, अरिये और पूर्ववर्ती ये तो पाया जाता है आपका अमरकंटक की पहाड़ी से, जो कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ से एक ऊंचाई चोटी से बहुत सारी नदियाँ निकलती हो, इस प्रकार जैसे कि यहाँ से सोन नदी निकलती है, यहाँ से नर्मदा निकलती है, इस प्रकार इस नर्मदा निकलती है, तो इसलिए इसे अरिये प्रवाह तंत्र कहते हैं यो। परंतु इसने कहा कि सामान्यतः गंगा घाटी में द्रुतकर्मी जो वृक्ष की अफवाह की तरह, एक नदी इनके से मिल गई, एक नदी यहाँ मिल गई, एक शाखा से मिल गई, एक इस प्रकार की मिल गई, फिर यहाँ से मिल गई, ये इस प्रकार की है, तो ये होते हैं द्रुमकर्ती या वृक्षाकार अफवाह तंत्र। आयताकार अफवाह तंत्र जो होती हैं, जब दो नदियाँ लंबे समय तक एक दूसरे के समांतर चलने के बाद मिलती हैं, तो इसे आयताकार अफवाह तंत्र कहलाते हैं। जैसे कि गंगा और यमुना, जैसे गंगा, ये अगर हम गंगा को ये मान ले, तो यमुना बहुत आस एक दूसरे समांतर चलने के बाद मिलती है, तो इसे कहते हैं आयताकार। उसके बाद है वन समूह, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में स्थित है। कौन सा वन समूह? सबसे पहली बात आती है आर्द्र सदाबहार, नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, अर्ध सदाबहार। पहली बात ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनका क्रम लगाने को आ सकता है कि कौन सा सबसे अधिक वन है, उसके बाद कौन सा है। सबसे अधिक वन जो पाया जाता है शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, लगभग 41% के आसपास है, लगभग 41% के आसपास है, ठीक है, लगभग 41% के आसपास है। शुष्क पर्णपाती के बाद पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं, पहला नंबर पर आते हैं, दूसरे नंबर पर आता है पर्णपाती वन, नम पर्णपाती वन। इसका एरिया लगभग 19% के आसपास है, लगभग 20% आप मान लो इसका। नम पर्णपाती वन के बाद आपका आ जाएगा आर्द्र सदाबहार वन, फिर समशीतोष्ण वन। आर्द्र सदाबहार वन कौन सा होते हैं, ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा तीसरे नंबर पर आ जाएगा ये, चौथे पर आ जाएगा आर्द्र सदाबहार वन, याद रखना आपको ये। फिलहाल इसका उत्तर हमारा बी है, ठीक है। काबिनी नदी एक सहायक नदी है नर्मदा की,
तापी की, कावेरी की, गोदावरी की। गोदावरी की तो इंद्रावती है, प्रवरा है, ये सब इसकी सहायक नदी है। तापी इसकी सहायक नदी नहीं है। नर्मदा सहायक नदी नहीं है, इसकी काबिनी की सहायक नदी है। कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी का पोतोनची पश्चिमी घाट से निकलती हुई पूर्व की ओर बहती हुई बंगाली खाड़ी में प्रवेश करती है। और ये दो नदियाँ जो हैं नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और ये पश्चिम की प्रवेश करती हुई इसके बाद गुजरात में प्रवेश करते हुए आलिया बेट द्वीप के पास गिर जाती है कच्छ की खाड़ी में, याद रखना। उसके बाद बात करते हैं कोरिलियस प्रभाव दाब प्रवणता बल प्रति प्रभावित हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को क्या कहा जाता है? उत्पन्न पवन को क्या कहा जाता है? देख, ध्रुवीय पवन, प्रचलित पवन, भूस्थितिक पवन, व्यापारिक पवन को भूस्थितिक पवन कहा जाता है। कोरिलियस बल की बात ये ध्यान रखनी, कोरिलियस बल जैसे कि ये पृथ्वी है, अगर हम इसे पृथ्वी मान लेते हैं, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये ऊपर 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। जब हम अक्षांश ध्रुव के अक्षांश से भूमध्य दिशा के ध्रुव की ओर जाते हैं तो कोरिलियस बल में बढ़ता है। ये ध्यान रखना, कोरिलियस बल बढ़ता है, कोरिलियस बल बढ़ता है। दाब प्रवणता बल को ही भूस्थितिक पवन कहते हैं। ये उसका विशेष है, ये दाब प्रवणता को भूस्थितिक पवन कहते हैं। उसके बाद आता है आपका जाड़ गंगा और भागीरथी नदी का संगम स्थल कहाँ से है? जाड़ गंगा और भागीरथी नदी का संगम स्थल कहाँ पर है? जाड़ गंगा कहाँ पर है? आपका ऑप्शन है भैरव घाटी, धरासो बेंड बोल सकते हैं, चीरबासा, भुजबासा। भैरव घाटी, भागीरथी नदी उत्तरकाशी में मिलती है जाड़ गंगा से। जाड़ गंगा को जाड़ गंगा बोलते हैं। जाड़ गंगा जो है कहाँ मिलती है? यहाँ पर तो इसका जो है जाड़ गंगा जाह्नवी नदी भी बोलते हैं, ये भैरव घाटी में मिलती है, याद रखना। भैरव घाटी पड़ती है उत्तरकाशी में। ये ऊठा धुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्न हिमनदों में से किस एक के समीप है? मिलम ग्लेशियर पड़ेगा का पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में पड़ेगा मिलम ग्लेशियर। और कफानी आपका बागेश्वर है, पिंडारी याद रखना आपको, सुंदरडूंगा। इनमें से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का, क्योंकि उत्तराखंड में बाज इसका मित्र कहने का मतलब यह है कि एक तो ये भवन निर्माण में काम आता है, दूसरा जलावन में काम आता है, दूसरा घास में काम आता है, औषधि में काम आता है, इसलिए इसे कहा जाते हैं। ये बात करते हैं साल की बात रखने। साल एक पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय हिमालय में सर्वाधिक ऊंचाई वाले 4 गांवों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? अस्थायी आवास को खर्क नाम से जाना जाता है। अस्थायी आवास को खर्क नाम से जाना जाता है। जो भोटे जनजाति जो ग्रीष्मकालीन आवास होता है, भोटिया जनजाति जो उत्तराखंड की है, इसमें जो ग्रीष्मकालीन आवास जो है उसको मेत कहा जाता है, और शीतकालीन आवास को क्या कहा जाता है? मुंसा या गुंडा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? भारत की जनगणना की बात कर रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। उत्तरकाशी जिले में ठीक है सबसे न्यूनतम, जबकि सबसे अधिक काशी हरिद्वार में है। उसके बाद उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। नहीं, सर्वाधिक लिंग अनुपात अल्मोड़ा का है। सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है? अल्मोड़ा का है, 1139। ये ध्यान रखना, 1139 सबसे अधिक लिंग अनुपात 1139 है। रुद्रप्रयाग का तो दूसरे नंबर पे है। उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक नहीं, मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक नहीं है, हरिद्वार में है मुस्लिम आबादी, हरिद्वार। इसलिए ये भी सही गलत है, ये भी गलत है। इसका कौन सा कथन सत्य है? उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। मेरे भाई इसका यही सही है बस। उत्तराखंड में किस राष्ट्रीय पार्क में 2015 प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम शुरू की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 2015 में मेरे भाई राजा जी में प्रोजेक्ट टाइगर 2015 शुरू की गई थी, याद रखना, राजा जी नेशनल पार्क में।
राजाजी नेशनल पार्क में इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ये 1983 में हुई थी। इसमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल वाले क्षेत्र आ जाते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों में बसा हुआ है राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। और एक राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। अब बात करोगे तो प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट ये शुरू होता है 1 अप्रैल को, 1/4/1913 को, नहीं 1973 को, इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी। इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी। जिम कॉर्बेट पार्क की अगर बात करूँ, जिम कॉर्बेट पार्क 1973 में, इसमें 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हो गया था। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। जो कहाँ सी है? जो पौड़ी और नैनीताल में पड़ता है। पौड़ी और नैनीताल में। जो गोविंद राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1955 में हुई थी। गोविंद राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1955 में, इसकी 1936 में। ये पड़ेगा आपका नैनीताल और पौड़ी के आसपास। नैनीताल और पौड़ी के आसपास पड़ जाएगा। और ये गोविंद ये उत्तरकाशी में पड़ जाएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान चमोली में पड़ जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना आपको। तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। हिम तेंदुआ के लिए विख्यात है। 2004 में से यूनेस्को सूची में शामिल कर दिया गया था नंदा देवी के साथ। फिर बात करता हूँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के क्रम के अनुसार 2011 के जिलों में अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम में, जनजाति का अवरोही क्रम में कह रहा कि उद्यम से वनस्पति कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित की सही विकल्प है। इसका उत्तर है उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली। फिर है निम्न में से किस जनपद में दुर्मिताल किस जनपद में है? ये ध्यान रखना, दुर्मिताल किस जनपद में है? दुर्मिताल किस जनपद में है भाई? इसका पक्का नहीं पता, हो सकता है कि रुद्रप्रयाग में दुर्मिताल। फिर जनपद नहीं पता ना। फिर आपका जनपदों में महिला साक्षरता दर। जनपद में महिला साक्षरता दर की अगर बात की जाए, महिला साक्षरता दर आरोही क्रम में सुव्यवस्थित की सही विकल्प चयन किए। आरोही क्रम सबसे कम महिला साक्षरता दर उत्तरकाशी में है भाई। ये नहीं होगा, उत्तरकाशी में है। फिर नैनीताल हो सकता है। इसका उत्तर हो सकता है ए। गिरथी नदी किसकी सहायक नदी है? क्योंगाड़ की। मेती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मेती आंदोलन आपका पौधारोपण के लिए मेती आंदोलन भगत सिंह रावत, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत, मोहन सिंह नेगी। कल्याण सिंह रावत ने मेती आंदोलन शुरू किया था। कल्याण सिंह रावत ने, मुझे शायद लगता है 1995 में से शुरू किया गया था। चमोली से शुरू किया गया था। और कल्याण सिंह रावत की एक बात याद रखने की, इन्हें 2020 में पद्म श्री अवार्ड भी मिला हुआ है। पद्म श्री दूधातोली पर्वत श्रेणी पर पृथक किए गए नदी बेसिनों का सही युग्म का चुनाव कीजिए। दूधातोली, भागीरथी और भिलंगना ये तो होगा नहीं, तो गढ़वाल में पहुंच गई, वो भी पूर्व के क्षेत्र में। नयार ये भी नहीं होगा। भिलंगना और मंदाकिनी नहीं होगा। पिंडर और रामगंगा है इसका आंसर। फिर आपका वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद का वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनों के अंतर्गत अल्मोड़ा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख होता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 याद रखना इसके लिए। आर्टिकल 53 में क्या कहता है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, ठीक है। कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को बताते हैं? मेरे को भाग 3 तो फंडामेंटल राइट है, फिर डीपीएस पे आ जाएगा। भाग 6 केंद्र राज्य सरकार के बारे में आ जाएगा। केंद्र और राज्य के विधायी शक्ति के बारे में बताता है, भाग 11।
फिर लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? नियंत्रण महालेखा के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करना, यही है इसका। लोक लेखा समिति की बात याद रख सकते हैं कि 1919 एक्ट के तहत 1921 में इसकी स्थापना की गई थी और 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर 1967 तक इसमें पक्ष का नेता था, पक्ष का नेता जो होता था वो इसमें अध्यक्ष होता था, पक्ष का नेता अध्यक्ष होता था, ये ध्यान रखना, पक्ष का नेता अध्यक्ष होता था। परंतु इसके बाद विपक्ष का नेता अध्यक्ष बनने लगा, विपक्ष नेता अध्यक्ष बनने लगा, ध्यान रखना, विपक्ष का नेता अध्यक्ष बनने लगा। फिर दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता। फिर बात करें दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, याद रखना दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता। आगे चलते हैं। अगर जो आप इसकी भी बात करें, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी 1993 में हो गई थी, ठीक है, 1993 में हो गई थी। उस उद्देश्य जो था, उसका उद्देश्य था कि व्यापार में बढ़ावा देना, आपसी देशों को मिलकर व्यापार में बढ़ावा देना। उसके बाद आपका ये कौन सी संधि लागू होने से मेल नहीं खाती? परमाणु प्रसार संधि 1970, ठीक है। तो सामरिक परिवर्तन समझौता 1967 नहीं है, शायद 79 है यार, ये गलत है, ये 1979 है। आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि 63, ये सही है। न्यूक्लियर यानी प्रमुख समुद्र संधि 1972, ये सही है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि किसी भी हथियार को समुद्र की गहराई में तैनात नहीं किया जाएगा, इसलिए इसका उत्तर कौन सा सही नहीं है? बी है। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। साम्यवादी, कल्याणकारी, समाजवादी, राजनीतिक समानता। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, साम्यवादी, क्योंकि कल्याणकारी राज्य DPSC में है, समाजवादी राज्य की बात की गई है और राजनीतिक समानता की बात हमारे संविधान में की गई है। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे? सम्मिलित नहीं थे? विश्वसनीय, समाजवाद बाद में जोड़ा गया, गैर धार्मिक, ये तो नहीं था। गणतंत्र तो था पहले। 2, 3, 4 आंसर है इसका बी। राष्ट्रपति अध्यादेश, क्योंकि हमारी प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, बस अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने के शक्ति निम्न में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति अध्यादेश, यह विधायी शक्ति जुड़ा हुआ है, ठीक है, 123 में स्कोर लेके, ठीक है। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद ये निष्प्रभावी हो जाएगा, अगर पास नहीं किया गया तो निष्प्रभावी हो जाएगा। राष्ट्रपति इसे वापस नहीं ले सकता है, कभी भी वापस ले सकते हैं, राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, कभी भी वापस ले सकता है। इसलिए ये सही है, क्योंकि ये गलत है ना। कोटेश्वर परियोजना के नाम आपको दिए हुए हैं, परियोजना के नाम आपको दिए हुए हैं, आपको मिलान करना है कि कौन सी परियोजना किससे मिली, कहाँ से मिली होगी। कोटेश्वर परियोजना, कोटेश्वर अलकनंदा से मिलती है। कोटेश्वर, विष्णुप्रयाग अलकनंदा से है मेरा भाई। कोटेश्वर कहाँ से है? कोटेश्वर जो है भागीरथी से है, कोटेश्वर जो है भागीरथी से है, कोटेश्वर जो है भागीरथी से है, ठीक है। योगा डी का 2, ये से हो भी गया, ए का 3, बी का 4 कुल्हाल, बी का 1 कुल्हाल आसन नदी से मिलेगी, और तपोवन विष्णुगढ़ धौली गंगा से। अच्छा ठीक है। कौन अब अस्तित्व में नहीं है? योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी, यह अब अस्तित्व में नहीं है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में कौन इसकी? विजय किशोर राहटकर है। विजय किशोर राहटकर, विजय किशोर राहटकर। अल्पसंख्यक आयोग की बात करें, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। वर्तमान में इसमें हरजीत सिंह ग्रेवाल है। हरजीत सिंह ग्रेवाल एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 5 सदस्य होते। मानव अधिकार की स्थापना 1993 में की गई थी, ये ठीक है। उसके बाद लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। कौन सा लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी? 13वीं लोकसभा। कहाँ है 13वीं लोकसभा? वह 13वीं लोकसभा। 5 साल के कार्यकाल होते हैं, लगभग 4 वर्ष 4 महीने पूरा नहीं कर पाई थी। वैसे तो आपको 7वीं आ जाएगा, या फिर आपको 9वीं 10वीं भी जो पूरा नहीं कर पाई थी, वे लोकसभा कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाई थी। और एक आता है पंचवर्षीय योजना। कौन सा कार्यकाल पूरा नहीं कर, कौन सी पंचवर्षीय योजना? पहले तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, ऐसी पंचवर्षीय 2 बार चली थी, याद रखना। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात करें 263। 360 जो वित्तीय आपातकाल की बात करते, 365 की बात करते हैं कि जो केंद्र सरकार राज्यों को आदेश देगी, अगर जो उस कार्य को पूरा ना किया गया तो वहाँ से राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। काम करना 360 से संविधान संशोधन संबंधित है, ठीक है। बात करता हूँ भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों ने इनमें से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता? ब्रिटिश नागरिकों को एक अब कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। ये जो आर्टिकल मैंने आपको बताई है, ये आर्टिकल केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ध्यान रखना, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्राण औद्योगिक स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश नागरिकों का, यानी विदेशी नागरिक हो जाएगा, ठीक है। प्राण औद्योगिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 में है प्राण औद्योगिक स्वतंत्रता, ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है। और विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। और व्यापार और न्यायिक स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है, प्राप्त नहीं है। जो आर्टिकल 19 है मेरे भाई, वही प्राप्त नहीं है, क्योंकि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। राष्ट्रपति के पास निम्न में से विधायी बनाने की शक्ति है। दादर नागर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, गोवा, दमन दीव। मेरे भाई गोवा तो नहीं है, गोवा तो नहीं है। ये केवल राष्ट्रपति जो है केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में नियम विधियां बना सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें आपका अंडमान भी आ जाएगा, लक्षद्वीप भी आ जाएगा, दादर नागर हवेली भी आ जाएगा, दमन दीव, पुडुचेरी, गोवा नहीं आएगा। तो इसका उत्तर है आपका 1, 2, 4। 1, 2, 4 कहाँ पर है? 1, 2, 4 डी रहा। भारत के संविधान के निर्माताओं का भारतीय संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्न में से किसमें परिलक्षित है? प्रस्तावना में। भारत में यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की रचनात्मक, कौन सा शहर यूनेस्को की रचनात्मक शहरों में शामिल नहीं है? पुणे। ग्वालियर भी है। ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है, वो संगीत के क्षेत्र में है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को इनमें से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कानून निर्माण में सिद्धांतों को लागू करे, देश के सुशासन में मौलिक है। राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। ये विधायी और कार्यपालिका के लिए केवल निर्देश हैं। विधायी और कार्यपालिका के लिए केवल निर्देश हैं। राज्य पर कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। राज्य पर कानूनी कर्तव्य देश में सुशासन के मौलिक हैं। ये भी सही है। कौन सा सही नहीं? ये तो सही है। कानून नियमों में सिद्धांतों का उपयोग करें, ठीक है। विधायी का कार्यपालिका के लिए केवल निर्देश है। विधायी का कार्य राज्य पर कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, ये गलत है। उसके बाद निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था? नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी प्रथम मुख्यमंत्री। दूसरे मुख्यमंत्री आपके ये थे सेकंड ND तिवारी। नित्यानंद स्वामी याद रखना।
उत्तराखंड की पहली विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? उत्तराखंड की पहली विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? इसका शायद नहीं पता भाई। 6 नहीं थी, 8 नहीं थी, तो 7 हो सकते हैं, ये 4 हो सकते हैं। 4 थी। कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यक्ष पद ग्रहण लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में। लोकसभा के अध्यक्ष पद ग्रहण के समय 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। जब तक वह सदन का सदस्य तब तक अध्यक्ष रहते हैं। लोकसभा के भंग होने पर अपने पद पर बना रहता है। ठीक है। अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य द्वारा हटाया जा सकता है। कौन सा सही नहीं है? अध्यक्ष पद ग्रहण के समय 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। मेरे भाई यही गलत है। प्रधानमंत्री थोड़े बनना, अध्यक्ष बनना उसे। उसके बाद लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये 5 सीट लोकसभा की है इसमें। और अल्मोड़ा सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अल्मोड़ा सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और सीट कौन सी? एक तो आपकी हरिद्वार सीट है, एक आपके पौड़ी गढ़वाल है, एक नैनीताल है, एक पौड़ी गढ़वाल है, एक नैनीताल है, एक टिहरी है। ठीक है। केंद्र सरकार ने निम्न में से कौन सा वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास शिक्षा मंत्री थे? केंद्र सरकार में उत्तराखंड में निम्न में से कौन से 2019 में? रमेश पोखरियाल निशंक। राष्ट्रीय खाद्य मिशन NF नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब शुरू किया था? 2006-7 में शुरू किया गया था। 2006-7 में 2006-7 में शुरू किया गया था। नहीं, 7-8 हो सकता है यार इसका। 2006-7 में, क्योंकि 7 में शुरू किया गया था ना। 2007-8। FRBM एक्ट कब अस्तित्व में आया था? यह नहीं, यह कह रहा है कि विदेशी मुद्रा फेमा एक्ट कब अस्तित्व में आया था? मेरे भाई फेमा एक्ट में कुछ चीज़ पर कहा जाएगा था। नहीं, फेमा एक्ट 1999 का है फेमा एक्ट। जबकि एक है फेरा एक्ट, FERA। फेरा एक्ट जो था 1973 का था। यह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसमें काले धन के बात में काले धन सृजन से संबंधित सभी प्रमुख आधार निम्नलिखित सम्मिलित है। चोरी और तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर है। चोरी और तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर है। अधिनियम के दायरे में आने पर गैर जमानती होती है। फिर कह रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की वित्तीय संस्थाओं द्वारा को अधिकार नहीं है। इसका ये डी गलत है। ब्रिक्स की बात करी जाकर जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना। ब्रिक्स कुल जनसंख्या का पॉपुलेशन का 40% है, GDP का 24% है, ट्रेड का भाई 46 नहीं है, वो 16% से 18% के आसपास है ट्रेड। इसकी स्थापना 2019 में जिम ओ'नील ने की थी। जिम ओ'नील ने की थी। और मेरे भाई इसमें वर्तमान में 11 सदस्य हैं। प्रारंभिक पूंजी इसकी 50 करोड़ थी। इसका गलत कौन सा है? सी। सतत विकास रिपोर्ट 2023। सतत विकास रिपोर्ट 2023 की बात कर रहा है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 का तो पता नहीं, परंतु 2026 की जो रिपोर्ट है इसमें भारत का स्थान कितना है? 2026 में 94वां स्थान है। 2026 में इसमें 94 रैंक है। 2025 में 99 रैंक थी। स्कोर की बात करो तो लगभग 68.300 में से। ठीक है। प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि की प्रमुख योजना इसकी 2018 में घोषणा की गई थी। 24 फरवरी 2019 से लागू हो गई थी। फिर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य 2045। दक्षिण एशियाई वरीयता साफ्टा का सदस्य नहीं है। साफ्टा का सदस्य नहीं है। चीन, मालदीव है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, भारत है। फिर बात करता हूँ किस खाद्य ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति के माप ये कह रहा है खाद्य फूड और फ्यूल की कीमतों सहित। ये अगर जो इसमें कोर मुद्रास्फीति में फूड एंड फ्यूल इन दोनों को हटा दिया जाए तो कोर ये आ जाएगी कोर। इसको मूल मुद्रास्फीति भी कहते हैं।
फिर बात करता हूँ कि नीति आयोग की शासी परिषद का भाग नहीं है। नीति आयोग शासी परिषद का भाग नहीं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। दिल्ली राज्य, पुडुचेरी के जिन यूटी में विधानसभा होती है उसके मुख्यमंत्री होते हैं। सही है। राज्यों के राज्यपाल नहीं होते, वो अंडमान निकोबार, क्योंकि इनमें विधानसभाएं नहीं है तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ये सही है। तो इसका ये गलत है, तो ये है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। जगदीश सिंह खेर, पंकज पुरोहित नहीं रहे हैं, ये भी रहे हैं। और विकास श्रीधर सुपोरकर भी हैं और राघवेंद्र चौहान भी रहे हैं। फिर उत्तराखंड में कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? लगभग 86% भाग तो है इसका, लगभग 86 पॉइंट समथिंग परसेंट, 86.3% के आसपास तो है पहाड़ी हिली एरियाज है, हिली एरियाज है। जबकि अगर जब बात करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 13.14 के आसपास। फिर बात करते हैं कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन से संबंधित नहीं है? राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन से संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ये है इसका। यूटी यानी उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड पर्यटन के लिए है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, भी ध्यान रखना, पर्यटन से संबंधित है। यह कह रहा कि किस जनपद में मछली उत्पादन प्रथम स्थान पर रहा? उधम सिंह नगर, याद रखना है। बात करना है कि किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला है? वन आवरण प्रतिशत वाला है मेरे भाई चंपावत है वर्तमान में, तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। फिर उत्तराखंड सरकार का FRBM एक्ट कब लागू किया? उत्तराखंड सरकार 2005 का है, जबकि FRBM एक्ट जो आया था 2003 का है। इसने कहा था कि जो आपका राजकोषीय घाटा है, जो फिजिकल डेफिसिट है आपका, वो GDP का 3% से कम ही होना चाहिए। ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उत्तराखंड बहुआयामी गरीबी 9.67 में थी। अब जो नया सर्वे आएगा वो ध्यान करना पड़ेगा। गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर में किस विशेष सूचकांक का मेरे भाई? स्पीड बनाता है, पिक्सल तो फोटो है, रेजुलेशन जूम है, रफ्तार, भंडार डाटा KB GB में आता है। फिर आता है 5वीं पीढ़ी की AI प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? Prolog, ये तो 4th जनरेशन की है, ये 3rd जनरेशन की है। बात करता हूँ 1200 से 2400, मेरे भाई क्या ये का हो रही है? तो एरिया से 12, 70 का भी एरिया से 12, 71 का भी, 72 का भी, 73 का भी, 74 आ जाएगा। खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक की बजाय टिन का लेप लगाया जाता है, क्योंकि जिंक जो होती है अत्यधिक रिएक्टिव पदार्थ है, जो अभिक्रिया करके खाद्य पदार्थों को विषैले पदार्थ बना देती है, इसलिए जिंक की अभिक्रिया दर कम होती है। टिन की अपेक्षा जिंक ज़्यादा महंगा होता है? नहीं यार, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक नहीं, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होती है, ये है। 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता सबसे कम थी? उत्तरकाशी में कितनी थी? लगभग 62.35% थी। सबसे अधिक देहरादून में कितनी है? देहरादून में लगभग थी 78.54%। निम्न में से कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? पासे पर नाच करके एक टर्म याद रखना, पासे, आगे मेरी याद नहीं आ रहा यार। पोटेशियम, सोडियम, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। फिर आपका भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानीय दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों से समृद्ध है, को अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित और निवास स्थान नुकसान का सामना कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हॉटस्पॉट, याद रखना। वे जीव जो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं साइक्रोफाइल्स कहलाते हैं। थर्मोफाइल्स कौन से होते हैं? थर्मोफाइल्स जो होते हैं, जो मेरा भाई 45 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच चलते हैं, थर्मोफाइल्स।
वो हाइड्रोफाइल्स जो होते हैं, जो मीज़ोफाइल्स होते हैं मेरे भाई, मीज़ोफाइल्स 15 से 45 डिग्री के बीच जो होते हैं उसको बोलते हैं मीज़ोफाइल्स। कौन सा संवैधानिक संशोधन पर्यावरण सुरक्षा और सुधारों वन की बात करता है? 42 संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 45, इसमें 43 ए जोड़ा गया था, 48 ए जोड़ा गया था, ठीक है, 39 ए जोड़ा गया था। उसके बाद है कौन सा हाइड्रोफाइटस को आर्द्र भूमि दलदल में पनपने में मदद करता है और समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है, समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है। यथार्थ कभी जल कभी सूखा, कभी जल कभी सूखा। राइजोमेंट जड़ें, राइजोमेंट जो जलमग्न जुड़ी होती है, हमेशा जल में डूबी रहती है, हमेशा जल में, ठीक है। फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसों के सापेक्ष योगदान का नीचे जोड़ी के बयान कीजिए। देख, CH4 20%, CFC 14%, CO2 ये 60% है मेरा भाई, और N2O 6% याद रखना। अर्थात CO2 के बाद आ जाएगा CH4, फिर CFC, फिर N2O नाइट्रोजन का ऑक्साइड, फिर फ्लोरीन का ऑक्साइड आ जाएंगे। एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? सेलमैन व मैन के द्वारा गढ़ा गया था। पेंसिलिन याद रखना इसके लिए, पेंसिलिन सबसे पहले एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, अलेक्जेंडर ने इसकी खोज की थी। उन्हें रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन इंसुलिन था, CRISPR-Cas9 का प्रयोग करके। हाइब्रिडोमा तकनीक क्या होता है? इसमें जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसका अब बनाए जाते हैं, हाइब्रिडोमा। जॉर्ज कोलर और सीसर मिल्स्टीन, जॉर्ज कोलर, लुइस पास्चर, आपको पता होना चाहिए कौन था लुइस पास्चर? रेबीज का टीका जिसने बनाया था, रेबीज का टीका लुइस पास्चर में। एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर ने जो था चेचक का टीका। फिर आपका आता है किसका उपयोग किडनी प्रत्यारोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है? दमनकारी, इसका नहीं पता यार, कौन सा युग में सही नहीं है? गोविंद वन्यजीव अभयारण्य, 1955, ये तो सही है। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य 1955 उत्तरकाशी में है, ये तो सही है। उसके बाद आपका केदारनाथ विहार 1979 यार, ये तो 1972 है, 1972 है। और उसके बाद फूलों की घाटी की बात करो, फूलों की घाटी चमोली में 1982 में, 2004 में से यूनेस्को सूची में। स्कॉट वन्यजीव 1986 में, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका जो उत्तर है ये है, क्योंकि यही गलत है। कौन सा सुमेलित नहीं है मेरे भाई? गोविंद वन्यजीव अभयारण्य काशी, उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी, ये सुमेलित नहीं है। सोना नदी पोडी गढ़वाल में है। स्कॉट वन्यजीव अभयारण्य 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, 1986 में। पिथौरागढ़ में, बिनसर अल्मोड़ा में है। नंदौर आता है, एक आता है नंदौर जो है नैनीताल में, नंदौर ये आता है आपका नैनीताल में। उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान मालेग्राम नामक एक पोलिंग स्टेशन एक ही वोट डाला था। किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। रीड इधर में, इसका नहीं पता। भारतीय प्रवासी दिवस की बात की जाए, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। तो ये सब करंट अफेयर के किसने सुरक्षा इतिहास में अपना नाम दर्ज किया था? सुमन कुमारी ने। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको तो पता नहीं भाई इस टाइम पे कितना था बौद्धिक सूचकांक का। मिशन दिव्यास्त्र टेक्नोलॉजी का है, मिशन दिव्यास्त्र MIRV टेक्नोलॉजी पर स्थायित है, MIRV टेक्नोलॉजी पर स्थायित है, ये तो ठीक है। फिर समाचारों में अपने सब
27/28/2000 HDFC बैंक ने शुरू किया था ये। उर्दू के कवि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जगतगुरु रामभद्राचार्य को। जगतगुरु रामभद्राचार्य को मिला था। और अब्जा ध्यान रखना, अब्जा कैसे मिला। उसके बाद 59 में छत्तीसगढ़ को मिला था और 60वां जो मिला है ये याद रखना किसको मिला है, भूल गया मैं भी यार। ओ स्मार्ट, ओ का मतलब होता है ओशियन। ओशियन का मतलब होता है समुद्र है क्या, महासागर में विकास। ज्योति आत्रे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, संगीता बहल के बाद सबसे अधिक उम्र की रिकॉर्ड तोड़ने वाली, ठीक है। 38वां हुआ था उत्तराखंड में, 37वां हुआ था गोवा में और 39वां होगा मेघालय में। 29वां एशिया का इसका नहीं पता। 24वां इसका नहीं पता। 101वां करंट अफेयर का है। डेनियल का ही अपने अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं। तो युवा सांसद महोत्सव इसका भी नहीं पता है।